नमस्कार दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अनुसूचियों का अगला पार्ट फिर से लेके आऊंगा, क्योंकि हम 8 अनुसूचियां अब तक पढ़ चुके हैं, अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 8 तक। तो अब हमारी अनुसूची 9 का नंबर है, लेकिन उस अनुसूची 9 तक जाने से पहले हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करना चाहते हैं। हम अनुसूची 1 से मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं कि अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 8 तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अनुसूची 1 में भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक का मैंने उल्लेख किया था कि जो भी भारत है हमारा, उस भारत में जो भी उसका राज्य क्षेत्र है, जो भी उसकी सीमाएं हैं, उसका उल्लेख उसमें किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में आज की डेट में हम 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश काउंट करते हैं। उसके बाद अनुसूची 2 में भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। जो भी भारत के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सभी के वेतन का उल्लेख उसमें किया गया है। लेकिन मैंने इसमें एक नोट लगवाया था कि उपराष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, जो आपने नोट लगाकर लिखा था। उसके बाद मैं बात करता हूं अनुसूची 3 की। अनुसूची 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों को दी जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है कि जो भी संवैधानिक पदाधिकारी होंगे, हमारे जितने बड़े बड़े संवैधानिक पदाधिकारी हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है, उसके प्रारूप का उल्लेख इस अनुसूची में नहीं है। उसके लिए एक अलग से आर्टिकल का उपबंध किया गया है। ओके। उसके बाद जैसे राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के प्रारूप का उल्लेख भी इसमें नहीं किया गया, जो आप नोट लगा के लिख सकते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको नहीं बताया था। इसमें आप उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है अनुसूची 4 का नंबर। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो किया जाता है, उसके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। उसके बाद आते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, शेड्यूल एरिया जो होते हैं, उनका उल्लेख इसमें किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख इसमें किया गया है। अनुसूची 6 की बात करते हैं तो इसमें हम ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम, इसका उल्लेख इसमें, इन क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 7 पर। अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। और मैंने इन तीनों के बारे में बताया कि कौन किस पर कौन सा कानून बना सकता है। उसके बाद आते हैं हम अनुसूची 8 पर। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। और मैंने अमेंडमेंट बार आपको बताया था कि 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वें में नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी जोड़ी गई, और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली जोड़ी गई। ठीक है। तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं। अब मैं आता हूं अनुसूची 9 पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है कि अनुसूची 9 में क्या लिखा गया है। तो अब मैं अनुसूची 9 पर आता हूं। अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून से संबंधित है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब देश आजाद हुआ तो उस समय जो भारत की अधिकतर जमीन थी वो कुछ लोगों के पास ही सीमित थी। जो भारत का मजदूर, जो भारत का कृषक वर्ग था, उसके पास ये जमीनों का सिस्टम नहीं था। वो बेचारे मजदूरी करते थे, खेती करते थे, एक तरीके से खेतियार मजदूर हुआ करते थे। तो इस व्यवस्था का तोड़ निकालने के लिए अनुसूची 9 बनाई गई। चूंकि संविधान बन चुका था और संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा। हालांकि उस समय तक पार्लियामेंट का गठन भी नहीं हुआ था। जो हमारी संविधान सभा थी वही पार्लियामेंट का काम कर रही थी उस समय, और उसी संविधान सभा के द्वारा ही, जो हमारे पुराने मेंबर्स थे, उन्हीं के द्वारा ही हमने इसमें पहला अमेंडमेंट करवाया। ये संविधान का पहला अमेंडमेंट था जो 1951 में किया गया। और इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने 2 आर्टिकल जोड़े, आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। सॉरी, इसको मैं 31 कर देता हूं। और आर्टिकल 31A, ये देखो दोस्तों कैपिटल है ये, आर्टिकल 31A मतलब ये कंप्लीट आर्टिकल है। और अगर आर्टिकल 31A में स्मॉल लिखता तो वो एक धारा होती, लेकिन ये 31A कैपिटल है, इसका मतलब ये एक कंप्लीट आर्टिकल है। इसमें ये बताया गया कि अगर लोक हित में, अगर राज्य के हित में, लोक हित में, जनता के हित में अगर राज्य भूमि अधिग्रहित करता है, कर सकता है। क्यों कर सकता है? जैसे मान लीजिए आपको रेलवे ट्रैक निकालना है, सड़क निकालनी है, तो उस केस में आपको भूमि अधिग्रहण करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उस समय संपूर्ण लोकहित की बात हो रही है, ना कि आपकी इंडिविजुअली कोई बात हो रही है। और 31B में इसे ये कहा गया कि इसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बहुत खतरनाक कानून था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय न्यायपालिका की पावर्स हालांकि काफी बड़ी दी गई थी, लेकिन न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की एम्बिग्विटी होती है तो उस केस में आप क्या करोगे? संशयात्मक स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले इसको चुनौती दी गई
सबसे पहले चुनौती दी गई थी कामेश्वर प्रसाद केस में। कामेश्वर प्रसाद केस में क्या हुआ कि कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, उसमें चुनौती दी गई और पटना उच्च न्यायालय जो था उन्होंने भूमि सुधार कानूनों को रद्द भी कर दिया, लेकिन बाद में इन आर्टिकल्स का हवाला दिया गया कि भाई आपने कैसे रद्द कर दिया, और उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसको बाद में पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया गया। उसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद जो हुआ था उसमें 1951 में से फिर से चुनौती दी गई, लेकिन न्यायालय ने यह कहकर के चुनौती खारिज कर दी कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, अमेंडमेंट कर दिया जा चुका है, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है कि इसे न्यायपालिका में चुनौती दी ही नहीं जा सकती। उसके बाद हम आते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये बहुत बड़ा वाद था। एक स्वामी जी थे अपने केशवानंद नाम के जो केरल के थे, और उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया और उन्होंने इस चीज को नहीं माना और उन्होंने इसको न्यायपालिका में चुनौती दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वो संविधान की आधारभूत संरचना का अगर उल्लंघन करती है तो। लेकिन उसमें इन्होंने एक नोट जोड़ दिया कि जो 24 अप्रैल 1973 से पहले अगर कोई कानून बना दिया गया है तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कानून बन गया सो बन गया, ठीक है। अगर कानून बन गया है तो अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 200 ऐसे करते करते आप देख लीजिए 1947 से लेकर 1973 यानी तकरीबन कितने साल हो गए, इन मतलब 20-25 सालों में कितने कानून जोड़ दिए गए कि जिसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश करी गई। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो निर्णय आया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर संविधान की मूलभूत संरचना, संविधान की आधारभूत संरचना के खिलाफ में अगर कोई बात जा रही है तो आप इसे न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं, और आप चुनौती दे भी सकते हैं, आपकी सुनवाई भी होगी, ठीक है। और इस केशवानंद भारती केस के बारे में एक दो बातें और बताना चाहता हूं। केशवानंद भारती केस में भारत की अब तक की सबसे बड़ी बेंच गठित की गई है। ये सबसे बड़ी बेंच इसको माना गया है, जिसमें कुल 13 न्यायाधीश थे। तो ये तो हो गया एक डिस्क्रिप्टिव वर्णन, डिस्क्रिप्टिव मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया है। लेकिन मोटी मोटी बात याद रखना, अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया। इसमें दो आर्टिकल जोड़े गए, 31A और 31B। 31A में राज्य लोकहित में भूमि अधिग्रहित कर सकता है। 31B में यह बोला गया कि न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद इसे चुनौती दी गई, सबसे पहले चुनौती दी गई कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य से। पटना हाईकोर्ट ने भूमि सुधार कानूनों को रद्द कर दिया, जिसे बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर ठुकरा दिया कि आपने जो भी निर्णय दिया गया उसको रिवर्ट कर दिया गया, मतलब एज इट इज कर दिया गया। उसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में फिर से चुनौती दी गई, जिसे न्यायपालिका ने फिर से खारिज कर दिया। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक निर्णय था, उसमें उन्होंने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में कोई भी कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उसमें शर्त रखी कि ये संविधान के आधारभूत संरचना के खिलाफ अगर जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि संविधान की आधारभूत संरचना के विपरीत ये जा रहा है, मूलभूत ढांचे के खिलाफ जा रहा है, तो उस केस में आप चुनौती दे सकते हो। उसके बाद दो फैक्ट्स हैं, जैसे 284 कानून 1947 से लेकर 1973 तक, यानी कि 3 और 20 कुल लगभग 25-26 सालों में काफी मतलब 284 कानून जोड़ दिए गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच जो 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, उसका गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, चूंकि काफी बड़ी अनुसूची है और लोगों को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैंने इसको विस्तार से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये अनुसूची समझ में आई है तो आप लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या बता सकता हूँ इस अनुसूची के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12 भी हमारी बची हुई है, जो कि हम अगले वीडियो में आएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं कम से कम 200-300 वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को पोस्ट करूँ, ताकि आपको इस चीज़ का फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।